कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे बाल विकास की। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। हम तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट, रीट एंड सुपर टेट। यूपी टेट में जो सुपर टेट होने वाली है उनके लिए ये तीनों एग्जाम्स आपके सामने हैं। उसके बाद आपके यूके टेट की भी एग्जाम्स है, उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स की भी आपकी होने वाली है। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डेली आपके लिए करते हैं। लेक्चर क्लास पहले आपको मिल जाती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिलती है। 30 क्वेश्चन आज करेंगे। 30 में से आपको 25 को यहाँ पर आंसर देने होंगे। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करने हैं, ताकि आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाए। चाहे वो एमपी टेट की एग्ज़ाम्स की नोट्स लेना चाहते हैं, रीट की या फिर सुपर टेट की, अलग अलग लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग नोट्स तैयार हो चुके हैं अपने नए सिलेबस के पैटर्न के आधार पर। जितने क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ पर जो हम आज करेंगे, वो 30 क्वेश्चन आपको किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि रीट का क्वेश्चन है, पंजाब टीचिंग एग्जाम्स का क्वेश्चन है, हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स का क्वेश्चन है, सुपर टेट का है, यूपी टेट का है, बिहार टीचिंग एग्जाम्स का है। जितने भी 30 क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम्स में होके आए हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन का जो वैल्यूज़ है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो बेहतर लेवल के हो जाते हैं। बस आप क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन को लगा के देखिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको नेगेटिव टाइप के मिल जाते हैं। याद है आपको, नेगेटिव टाइप में से 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक गलत होते हैं। गलत वाले को हमें चुनना होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है रीट 2015 में। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण, अनुभव, अधिगम, अनुभव। देखिए यहाँ पर अनुभव और अनुभव दोनों सेम है, इस हिसाब से एक तो होने हैं। उद्देश्य और मूल्यांकन, क्या इनमें से एक नहीं होगा और 3 होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए राइट आंसर आप बताइए। चलिए, अगर दोनों का त्रिकोण का मतलब है तीनों एक जैसा होना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, जो आप शिक्षण अधिगम कर रहे हैं उनका जो एम्स होता है, उसके जो टारगेट होते हैं, वो उद्देश्य है और मूल्यांकन दोनों सिमिलर आते हैं। और शिक्षण अधिगम वो तीनों अनुभव एक आते हैं। अधिगम अनुभव वो तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अलग क्या होगा यहाँ पर, शिक्षण अनुभव ये अलग हो जाएगा। जो गलत होगा उसी को हम टिक मार के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। यहाँ पर भी वही सेम आपको नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE, ये भी रीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। क्या अलग होंगे, तीनों 3 एक जैसे होंगे और एक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CCE कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात करें, निर्माणात्मक, अधिगम, निर्माणात्मक और योगात्मक, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर मानक जो होगा वो गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन गलत होते हैं उसे ही हम सही करते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। केवल संकलनात्मक आकलन, न तो रचनात्मक न ही संग्रहणात्मक। आगे बढ़ देख लेते हैं। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचना एवं संगणनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन। ये क्वेश्चन CTET 2019 का। हम CTET क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए शामिल किए हैं कि CTET वाले क्वेश्चन आपको MP टेट में 100% हूबहू वैसा का वैसा सेम टू सेम यहाँ पर आपको मिल जाती है, क्योंकि CTET और MP टेट का लगभग जो जो कॉम सिलेबस होता है वो लगभग सेम पैटर्न के होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता है
पेडागोजी वाले सेक्शन में पॉजिटिव टैगवर्ड एंड नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें से 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें से आप 70 मार्क्स कर सकते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमने कहा कि आपको 25 पॉजिटिव एंड 25 नेगेटिव, यहाँ पर आपको हमने रूल बता दिया है। उस रूल के आधार पर आप 75 में से आप 70 मार्क्स को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, रेगुलर आप क्लास में बने रहे, मैं आपसे यही कहता हूँ, और आपके 100% एग्जाम्स क्रैक होंगे। केवल ये नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, केवल ना नहीं ये भी नेगेटिव टाइप में आता है, नेगेटिव टैग वर्ड में। चलिए आगे भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में भी नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर ए में भी नेगेटिव है, केवल है, ना भी नेगेटिव है। तो ये सारे जो क्वेश्चन जो नेगेटिव होंगे वो उसे पढ़ना भी नहीं है, उसको हम सीधा गलत कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी आप समझे, पता नहीं, हमें नहीं पढ़ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी आपको केवल दिख रहा होगा। ठीक है, ये सभी गलत हो जाना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों से उचित उपयोग है। मस्तिष्क एवं आत्मा, अधिगम एवं शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अभिप्राय, शक्ति एवं गति। यह रीट 2015 में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर भी कुछ हद तक आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से अपने ऑप्शन को सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका राइट आंसर लगाइए। आपसे नहीं होता तो उसके बाद हम आपको यहाँ पर कंप्लीट रूप से बताएंगे। चलिए इसका राइट आंसर आप पहले लगाइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। देखिए, गामक विकास यानी गतिक डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित विकास से है। देखिए, अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो मस्तिष्क एवं मांसपेशी हो गया, और यहाँ पर गामक की बात करें तो वो आत्मा हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा या गलत ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अधिगम एवं शिक्षा, अधिगम तो होगी और शिक्षा एक अलग दृष्टि से, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर शक्ति एवं गति, क्योंकि सवाल आपसे पूछा है गामक स्पीड और मांसपेशियों के बारे में बात की गई है। तो स्पीड के बारे में शक्ति, अगर आपके पास स्पीड तभी होनी चाहिए जबकि आपके पास एनर्जी होगी। ठीक है, आपके एनर्जी का एक सोर्सेस स्पीड पहले बाद में आती है, पहले एनर्जी आती है उसके बाद स्पीड, ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर एवं तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित करना। आगे बात करते हैं। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन करना, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना। ये भी रीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। हमने आपसे कहा कि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर चयन किए हैं जो हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है, जो हर क्वेश्चन क्या है अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में होके आए हैं। रीट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, बिहार टेट हो, तो वो क्वेश्चन को आप बेहतर मान के चलेंगे, आपके आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे 100%। चलिए इसका आप राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो अध्यापक के छात्र गति के बारे में और निरंतर तत्काल निरंतर और तत्काल बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित होना, नहीं, आणविक विश्लेषण पर केंद्रित शिक्षा सामग्री, ये भी गलत होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें शिक्षार्थियों की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित करना आकलन करना, सिर्फ आप उपलब्धि का आकलन नहीं कर सकते, आप बच्चे के मेरिट एंड डीमेरिट दोनों का आकलन करेंगे, तभी आप बच्चे को बेहतर भविष्य या फिर बेहतर चीज़ें प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में
आकलन को डैश मूल्यांकन के रूप में में जाना जाता है? नैदानिक, बेंचमार्क, रचनात्मक, निदान। ये एमएसटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में, क्या रिजल्ट के विषय में आकलन एवं मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, निदानात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? निदानात्मक मूल्यांकन के रूप में यहाँ पर ऑप्शन आपके बेहतर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन के शब्द को निरूपित कीजिए। एक व्यक्ति है मोहन नाम करके, कौन है? एक व्यक्ति है मोहन नाम करके, वो अपना आपको स्वयं अपने आप को मूल्यांकन करता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रूपों में। उनको किस शब्द में आप यहाँ पे प्रतिरूप कर पाएंगे? एमएसटेट में क्वेश्चन पूछा है। आत्मसम्मान, स्व प्रभावकारिता, आत्मकेंद्रित, सहभागिता। चलिए एमएसटेट का क्वेश्चन है, अपना राइट आंसर बताइए। मान लीजिए यहाँ पर भी एक लड़का है जिसका नाम मोहन है। ठीक है, जिसका नाम एक मोहन है। उन्होंने अपने आप के बारे में निदानात्मक और नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन किया है, तो वो आत्मसम्मान के बारे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान के इस शब्दों को हम आत्मसम्मान के रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आकलन में सफल हो जाता है, इसके लिए इसका कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अंकित एक लड़का है, वो अंकित नाम करके है। अंकित एग्ज़ाम्स में चोरी भी करता है और लास्ट में जब अंतिम अंतिम असेसमेंट होती है उनकी, वो एग्ज़ाम्स में सफल हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे? यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है। माता पिता, सहभागिता का अभाव, मंद पठन की अवधारणा, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों पर निर्भरता। एमएसटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी टेट में, ये सेम फॉर्मेट में आपके यूपी टेट एंड रीट वाले एग्जाम्स में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से करते चलें। चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, अंकित नाम करके क्या है? एक लड़का है। ठीक है, वो चोरी करता है। ठीक है, उसके बाद वो फिर एग्ज़ाम्स में सफल में भी हो जाता है। इसका जिम्मेदार हम किसको मानेंगे? इसका जिम्मेदार हम दूसरों पर निर्भरता के बारे में कहेंगे, क्योंकि अंकित है, एग्ज़ाम्स में जब वो चोरी कर रहा था तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट था, लेकिन एग्ज़ाम्स में चोरी करने के बाद वो किसी न किसी रूप में सफल हो गया। वो दूसरे पर डिपेंडेंट होने के कारण सफल हो गया। चलिए, रचनात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्त बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन, योगात्मक आकलन, परिवेश आकलन। ये भी एमएसटेट में 2019 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर यहाँ पर होने हैं। रचनात्मक आकलन के अलावा इस प्रकार का आकलन जो निर्देशात्मक सामग्री का पर्याप्तता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिम आकलन। क्या हो जाएगा? अंतरिम आकलन। निम्नलिखित में से किस उपकरणों का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? अध्यापक अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट, उपयुक्त, सभी। ये क्वेश्चन भी DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, क्वेश्चन का लेवल कितने बेहतर रूप में है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से किस उपकरणों का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? तो परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षण में किया जाता है। आगे बात करते हैं। मानकों या मापदंड के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया विमा में अंतर्गत आता है? निर्माण, मूल्यांकन, समझ, उपयोग।
DSSB में क्वेश्चन पूछा है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2018 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर होने हैं आपके। मापदंड, मानकों या मापदंड के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया में वो क्या हो जाएगी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन में आता है, कौन सी किसके अंतर्गत आता है, जो निर्णय यहाँ पर बात हो रही है, निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में संज्ञानात्मक प्रतिरूप ये मूल्यांकन में आता है। CTET में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। यह DSSB के साथ साथ CTET में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं में कक्षा के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। उपयुक्त सही सभी। ये हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितने बेहतर लेवल हैं। तो बहुग्रेड अध्यापन जिसमें क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये आपसे सवाल पूछें। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। बहुग्रेड की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त डी नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक विद्यार्थी एक ही समय में अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी एक ही समय में अलग अलग कक्षा में नहीं आ सकते। ठीक है, कक्षावार अध्ययन का अर्थ नहीं है, ये भी गलत होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऑप्शन ही नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए बहुग्रेड अध्यापन कहते हैं। निदानात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करना, न्यूटन के गति के नियमों की चर्चा करें, न्यूटन के गति के नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखना। ये पंजाब टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कितने बेहतर लेवल हैं। निबंधनात्मक के बारे में, सॉरी निदानात्मक नहीं है, निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में ये क्वेश्चन कई बार, ये क्वेश्चन रीट में भी आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन रीट में भी आपके पूछे गए हैं। तो चलिए आप अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर निबंध की बात कर रहे हैं तो ऐसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखना है तो ऐसे अगर लिखेंगे तो नियम, तीनों नियम जितने बारे में, जैसे हम लोग गाय पर लेख लिखते हैं, गाय के दो चार पैर होते हैं, दो आंखें, दो नाक, दो कान वगैरह वगैरह सब होते हैं, तो डिटेलिंग करना होता है। यहाँ पर भी तीनों नियम की लेख लिखना होगा। निबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो, ठीक है, किसकी बात करें तो निबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपके हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको डिटेलिंग करनी होती है। ठीक है, आपको समझ आ रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ आए तभी आगे की तरफ बढ़ेंगे, नहीं आए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता लाने के लिए आवश्यक है। कम अवधि के परीक्षाओं में अंतरण, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विद्यालय शिक्षा का विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों का स्थापना। ये रीट में पूछा, राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स को रीट भी कहते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा है। दबाव के बारे में यहाँ पर बात की गई है और परीक्षा में सफलता भी लानी है। तो चलिए इस संबंध में क्या आपके हिसाब से राइट आंसर होंगे वो आप याद बताना है। बच्चे पर दबाव भी कम करने हैं, क्या करने हैं, दबाव कम करना, प्रेशर कम करना और परीक्षाओं में सफलता भी लानी है। इसके लिए एक पहला ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। कम अवधि में परीक्षा का अंतरण, यानी लगभग हर 3-3 महीने में बच्चे से एग्ज़ाम ले लिया जाए, क्योंकि बच्चे में जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगी, जो बच्चे में बर्डन होगा वो कम हो जाएगी और सिलेबस जो लंबी होती है वो सिलेबस थोड़े हल्की लगने लगेगी। ठीक है, और बच्चे सफल भी होंगे, बच्चे से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको समझ आती है तो लाइक कर दें वीडियो को, हमें समझ आ जाएगी आपको बेहतर तरीके से समझ आती है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप ऐसे छोड़ दें।
परमापीकृत परीक्षाएं क्यों कराई जाती हैं? बहरे बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली के बालकों की पहचान के लिए, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए। ये बिहार टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2011 की बात करें तो परमापीकृत परीक्षा क्यों करवाई जाती है, ये सवाल आपसे पूछा। चलिए, इसका राइट आंसर अच्छी तरीके से आप दे पाएंगे। परमापित परीक्षा की अगर हम बात करें तो ये ऐसी परीक्षा है जिन्हें बच्ची के प्रतिभा को पहचाना जा सके और बेहतर उच्च किस्म के बच्चे को यहाँ पर शामिल की सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चे की प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, परमापीकृत परीक्षण करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। और ये क्वेश्चन हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति, जो सबसे बेस्ट होती है मूल्यांकन के लिए, वो कौन सा पद्धति है, ये सवाल आपसे पूछा है। अगर हम बात करें इस टॉपिक से तो लेक्चर क्लास हम इस टॉपिक के लिए करके रखी हैं। अगर आपको लेक्चर क्लास देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी, वीडियोस को आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आपको पता है सर्वाधिक मूल्यांकन जो होती है, जो आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस जो देते हैं, वो वाली जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होती है, जो आप अभी करंट टाइम में अपने एग्जाम्स देते हैं, वो वाली सर्वाधिक बेहतर होती है, सर्वाधिक प्रभावी और बेहतर होती है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? ऐसा कोई है जो बहुग्रेड प्रणाली से संबंध नहीं रखता है। बैठने में लचीले की व्यवस्था, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करना। अगर आगे बात करें, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा के अंत में क्रिया करना, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा है, राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स में 2012 में। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, अध्यापक के से अधिक कक्षाओं में प्रबंधन करना। बी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा के अंत में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएंगे, विद्यार्थियों की आयु एवं योग्यता के आधार पर सम्मान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले सकती है और मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में निश्चिंतित हो। प्रश्नों के प्रकार, संपूर्ण प्रश्न विषय वस्तु को शामिल करना, विश्वसनीयता और वैधता। यह सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, राइट आंसर बताइए। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो यहाँ पर बात अगर हम करें तो यहाँ पर वैधता की बात हो जाएगी। ठीक है, वैलिडेशन की बात हो जाएगी। क्या किसकी? वैलिडेशन की, वैधता की यहाँ पर बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य और असत्य, निम्न में से निबंधनात्मक प्रश्न। सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा कौन सा प्रकार है प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्नों में शामिल होते हैं? जाहिर सी बात है ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, सत्य या असत्य की कैटेगरीज में आएगी, क्योंकि सत्य और असत्य प्रश्नों के ऐसे हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में हम रखते हैं। जो करंट बेस में अभी हम आपसे करवा रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव बेस में आते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ आती है और एग्जाम्स में जो आप देते हैं वहाँ पर भी सही और गलत, सत्य ट्रू या फॉल्स के बेस में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए,
परीक्षा में विद्यार्थियों में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? केवल वस्तुनिष्ठ, इस स्मृति एवं समझ आधारित, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत। ये यूके टेट उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर सवाल बहुत सिंपल सवाल रखे हैं। सिंपल सवाल को आप आसानी से 5 सेकंड में इसको राइट आंसर इसका आप दे पाएंगे। कितने बेहतर ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। परीक्षा में विद्यार्थियों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? केवल जहां भी आए वो हालात, सबसे पहली बात वो गलत हो जाएगा। स्मृति स्मृति जहां भी आए वो गलत हो जाएगी, क्योंकि स्मृति याद करने वाली चीज़ें हैं और याद करने को बढ़ावा हम नहीं देते। ऑप्शन एक भी गलत। सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। समझ की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग अनुप्रयोग आधारित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चे पर प्रशासित करता है। यह नियम को जांचना चाह रहा है। विषय वस्तुता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता। ठीक है, यह हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होंगे। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताएं, क्या राइट आंसर होंगे। अगर हम बात करें, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही सेम आयु वर्ग के बच्चे पर प्रशासित करता है, तो ये विश्वसनीयता की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि के दोष नहीं है? ऐसा कौन सा है जो प्रश्नावली विधि के दोष बिल्कुल भी नहीं है? नेगेटिव होगा तो 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक गलत होंगे और गलत वाले को ढूंढ के आपको सही कर लेने हैं। चलिए, हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों। इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन की बात करते हैं। हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न प्रश्न सुनियोजित ना हो। अच्छे प्रश्न बनाना कठिन कार्य है। हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं, क्या राइट आंसर यहाँ पर होने हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि के दोष नहीं है? नेगेटिव फॉर्म में है तो दोष नहीं है। तो सबसे पहले हम 3 ऑप्शन को सही कर लेते हैं। 3 ऑप्शन को क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। चलिए, हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों। ये भी सही हो जाएगा। इस विधि में अनेक विधियों के प्रचार किया जा सकता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे। हो सकता है सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित ना हो, ये भी हो सकते हैं। अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य, ये भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी गलत होंगे। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, जो गलत होते हैं उसे हम सही में टिक मारते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सम्मिलित उत्तर वाले प्रश्न। हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल है, कितने बेहतर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स को और बेहतर बनाया जा सके। रचनात्मक की बात करते हैं तो रचनात्मक में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त उत्तरीय प्रश्न क्या हो जाएंगे? मुक्त उत्तरीय प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुविकल्प प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करता है। सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना, सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की पहचान करना, सही उत्तर की व्याख्या करना। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से आप आराम से राइट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो बेस है वो बहुत इजी एंड बेहतर रखा गया है यहाँ पर। चलिए
क्वेश्चन कहता है बहुविकल्प प्रश्नों की योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाती है। सही उत्तर की पहचान करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी देता है। तो आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो बहुविकल्प वाले होते हैं, अलग अलग विकल्प होते हैं आपके सामने, तो उन विकल्पों को सिर्फ आपको क्या करने होते हैं, उन विकल्पों को आपको चूज करना होता है। ऑप्शन ए सही, बी सही, डी सही या सी सही, किसी एक को चूज करना होता तो यही ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बेहतर और बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से आप करिए। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर उत्तम परीक्षण की बात करें तो उत्तम परीक्षण में आपके वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विभेदीकरण होती है, परमापीकरण होती है, व्यापकता होती है, विशिष्टता होती है, व्यवहारिकता होती है, आदि बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन अभिक्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अभिक्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की समस्त मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। चलिए सीटेट पेपर सेकंड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर यहाँ पर होने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित विधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य असत्य, निबंधनात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पेपर में आ चुके हैं और पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। सत्य और असत्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या राइट आंसर यहाँ पर होने हैं। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है शैक्षणिक उपलब्धि की, शैक्षणिक कमजोरी की, ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। निष्पत्ति परीक्षण में क्या जानकारी होती है, यह सवाल आपसे पूछा गया। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर क्या होंगे? अगर हम निष्पत्ति परीक्षण की बात करें तो शैक्षणिक उपलब्धि की जानकारी हम लेते हैं और शैक्षणिक कमजोरी के बारे में, क्योंकि इसमें निष्पत्ति निकालनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एन प्लस ए एन बी ये दोनों हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ए एन बी दोनों, निष्पत्ति परीक्षण, शैक्षिक उपलब्धि और शैक्षिक कमजोरी दोनों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन ए एन बी दोनों, ठीक है, ए एन बी प्लस दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है? पाठ्य पुस्तक का शिक्षण व सीखने में संबंधित सामग्री, स्कूल में आधारभूत ढांचे में संबंधी सुविधाएं, विद्यार्थियों का उपलब्ध स्तर, कक्षा की व्यवस्था। HSTET 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका क्या राइट आंसर आपके होंगे? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से क्या स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के संकेत है, तो पाठ्य पुस्तक में ये नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे, स्कूल में आधारभूत ढांचे, ढांचे की यहाँ पर क्या बात हो रही है? स्ट्रक्चर की। यहाँ पर ढांचे का मतलब जो आपको होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। ढांचे की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर की, एजुकेशन में स्ट्रक्चर का कोई वैल्यूज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। चलिए, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार कक्षा प्रशासित किया जाता है और इसमें पहले जैसा परिणाम प्राप्त हो तो इस प्रकार के परीक्षण को कहते हैं दोहराने योग्य, विश्वसनीय कहते हैं, वैध कहते हैं और मानक कहते हैं। HSTET
2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए आप अपना राइट आंसर बताइए, क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है जब एक ही छात्र के दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है तो उसमें एक जैसा परिणाम प्राप्त हो तो इस प्रकार क्या होता है, विश्वसनीय हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, विश्वसनीय। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आज हमने कवर किया। आपको यहाँ पर 30 में से 25 क्वेश्चन को कवर करके बताने हैं। अगर आप 30 में से 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में 100% की गारंटी आप क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो बेस था, क्वेश्चन का जो लेवल था, वो बेहतर लेवल का क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लाए थे। तो अभी हमने क्या किया, सीडीपी के क्वेश्चन कर लिया हमने, इससे पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन दे चुके हैं, ईवीएस की क्वेश्चन दे चुके हैं। अब आपको आने वाली क्लास में मैथ की क्लास मिल जाएगी, इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो रेगुलर आपको कंटेंट मिलती रहती है, चाहे वो आप प्रैक्टिस सेट हो या लेक्चर वीडियोस। आप तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को जब सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप एमपीटेट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए नए सिलेबस के आधार पे नोट्स तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप रीड की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी नोट्स तैयार हो चुके हैं। आप 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपको 100% सफलता की गारंटी टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। आपको 100% आप सफल होंगे। आप रेगुलर प्रैक्टिस लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट दोनों में भाग लेते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ, बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।